नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है आज 337 और खबरों के पीछे में श्रृंखला चल रही है वीरप्पन की। वीरप्पन श्रृंखला की आज स्टोरी नंबर है 33 और यह श्रृंखला शुरू हुई खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 305 से। तो देखिए, हम किसी फ्लैशबैक में नहीं जाएंगे, लेकिन अब तक आपने जान लिया है कि वीरप्पन को पकड़ने की हर कोशिश नाकाम रही है। वीरप्पन एसटीएफ से चालाक निकला है, वीरप्पन बीएसएफ से चालाक निकला है। वीरप्पन को मारने के लिए वीरप्पन के कैंप में गुंडे मवाली भी भेजे गए, वह प्लान भी फेल हो गया। तो आखिर सवाल यह पैदा होता है कि वीरप्पन मरेगा कैसे, वीरप्पन पकड़ा जाएगा कैसे। बिल्कुल सरकार पर सवाल है, एसटीएफ के लोग परेशान हैं और मीडिया जो है गदर काटे हैं। देखिए, सरकार की फजीहत हो रही है, सरकार की बेइज्जती हो रही है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि वो वीरप्पन जिसे पकड़ने को देश के जांबाज पुलिस पदाधिकारियों को लगाया गया है, इतना खर्चा चल रहा है, हेलीकॉप्टर लगाया गया, जहाज लगाया गया, सब कुछ किया गया, वो हमारे जवानों से नहीं मिलता, एसटीएफ से नहीं मिलता, लेकिन मीडिया के लोग जाकर कैसे मिल लेते हैं, मीडिया से वह कैसे इंटरेक्ट कर लेता है। तो क्या मीडिया के साथी जो हैं वो ज्यादा चालाक हैं? वीरप्पन की तलाश में जिन लोगों ने वीरप्पन से मुलाकात की, मीडिया के लोगों ने, उन्हें भी बहुत परेशान होना पड़ा बाद में एसटीएफ के द्वारा। एसटीएफ ने उन पर दबाव बनाया, लेकिन मीडिया अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा था। मीडिया कैसे राज खोलता, मीडिया जो है वो सरकार का या पुलिस का खबरी नहीं होता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता था कि मीडिया वाले कैसे वीरप्पन तक पहुंच जाते थे। देखिए, वीरप्पन जिसे बुलाता था वही जाता था और वीरप्पन जहां होता था वहां पहुंचने का रास्ता मीडिया के लिए भी बहुत घुमावदार होता था। कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता था जो वीरप्पन तक मीडिया के साथी को पहुंचा देता था। गाइड कई होते थे और गाइड को सिर्फ इतना पता होता था कि उसे आगे कहां ले जाना है। आगे फिर जो व्यक्ति तैनात है उसे अगले डेस्टिनेशन का पता था। फाइनल डेस्टिनेशन का पता अंतिम व्यक्ति के अलावा किसी को नहीं होता था। तो मीडिया इस तरीके से, और जब वे वापस होते थे तो उन्हें वापसी में भी इस तरीके से घुमाकर लाया जाता था कि उन्हें पता न चले कि आखिर वे पहुंचे कहां थे। देखिए, जंगल जानते थे लेकिन ठिकाना नहीं जानते थे। ठीक इसी प्रकार से वीरप्पन ने गांव वालों का समर्थन भी अब हासिल कर लिया था। अब कई गांव ऐसे थे जहां वीरप्पन जिंदाबाद होने लगा था। देखिए, वीरप्पन जहां पला बढ़ा वहां गरीबी थी और जो ग्रेनाइट के खदान थे जहां मजदूरी मिलती थी वह खदान भी बंद हो गए थे। गरीबी और बढ़ गई थी, बेरोजगारी और बढ़ गई थी। ये खदान तो बंद हुए थे वीरप्पन के आतंक के कारण, लेकिन इसका दोष स्थानीय लोग सरकार पर मर रहे थे, क्योंकि वीरप्पन दलितों, आदिवासियों और गरीबों की बात कर रहा था। जो जमीनी हकीकत थी वो ये थी कि इन गांव के लोगों में ऐसे लोग बड़ी संख्या में थे। जब ग्रेनाइट के खदान बंद हुए तो वीरप्पन ने चंदन की तस्करी शुरू की। चंदन की तस्करी में बहुत सारे पैसे कमाए, बाद में अपहरण भी किया। देखिए, राजकुमार के अपहरण की कहानी तो आपको हम सुना चुके हैं, नागप्पा के अपहरण की कहानी भी आगे बताएंगे। तो वीरप्पन ने जो पैसा अर्न किया, उस पैसे से उसने गांव के लोगों की मदद भी की। देखिए, जो केस स्टडी है वह यह कहती है कि बहुत सारे लोग उस जमाने में ऐसे थे गांव में, विशेषकर नौजवान, जिन्होंने 20 रुपए का नोट पहली बार वीरप्पन से मिले नोटों में ही देखा था। समझ सकते हैं गरीबी का क्या हाल रहा होगा। यह भी ठीक है कि राजकुमार के अपहरण के बाद वीरप्पन के खिलाफ जितनी कार्रवाई हुई, कहा यह भी गया कि राजकुमार के अपहरण और बाद में रिहाई के बदले 20 से 50 करोड़ रुपए की फिरौती राशि ली गई और इसे जंगल में जहां दबाकर रखा गया था वहां एसटीएफ पहुंच गई थी। जब्ती कम हुई, वीरप्पन केरल की जंगल में भागा था, फिर तमिलनाडु की सरहद पर आ गया था। तो एसटीएफ वाले सोचने लगे
कि अब वीरप्पन का क्या करें। देखिए, जब आप बहुत परेशान होते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो आपको जादू टोने पर विश्वास होता है, टोटके पर विश्वास होता है और कुंडली पर विश्वास होता है, जन्म कुंडली पर। यह भी लोगों को मालूम था कि वीरप्पन भी शकुन अपशकुन पर बहुत भरोसा करता है। कई बार उसकी जिंदगी भी इसी शकुन अपशकुन के कारण बची। वीरप्पन को भी इस बात की जानकारी थी कि उसे मोटर वाहन पर, व्हीकल पर नहीं चढ़ना है। यदि मोटर वाहन पर चढ़ेंगे तो जिंदगी खतरे में है। वीरप्पन को अपनी जन्म कुंडली पर भरोसा था। तो देखिए, साल 2001 है। एसटीएफ वाले अब वीरप्पन की जिंदगी जानने को वीरप्पन की जन्म कुंडली का पता लगाने लगते हैं। कहां मिलेगी वो असली जन्म कुंडली? तो देखिए, वीरप्पन का जन्म तो हुआ था गोपीनाथम गांव में। तो अब वीरप्पन की जन्म कुंडली उसे विवेचना के लिए तलाशा जा रहा है। कई जन्म कुंडलियां मिलती हैं, कई तरीके के कयास लगते हैं, लेकिन कई फर्जी निकलते हैं। जो एसटीएफ के पदाधिकारी हैं उनमें से कईयों को भरोसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भरोसा है और उन्हें लगता है कि नहीं, यह भी काम किया जाना चाहिए। आखिर हमें मालूम हो कि जन्म कुंडली क्या कहती है, वीरप्पन की जिंदगी कब तक है। तो आखिरकार एक जन्म कुंडली मिलती है और इसे इंटेलिजेंस के खबरी ने भिजवाई और इस जन्म कुंडली पर वीरप्पन की जन्म तारीख लिखी हुई है 18 जनवरी 1952, 1952। पिता का नाम मुनिस्वामी और मां का नाम पोन्नू थाईअम्मल। तो मां और पिता का नाम, बच्चे का नाम कूज मुनिस्वामी वीरप्पन, ये पूरा नाम वीरप्पन का था। तो ये जो कुंडली मिली, जन्म कुंडली, ये बड़ी लंबी जन्म कुंडली है और इसे पता किया जाने लगा कि इसकी सत्यता क्या है। तो ये आप इसे जन्म कुंडली कह लें, जन्म जंत्री कह लें, ये 125 पेज की जन्म कुंडली थी और इसमें बहुत सारी बातें लिखी थी। तो सवाल ये पैदा हुआ कि इस जन्म कुंडली को तैयार किसने किया और यदि यह सही जन्म कुंडली है तो इसकी विवेचना कौन करेंगे। तो जानना भी बहुत जरूरी था। तो मालूम यह हुआ कि जो वीरप्पन का गांव है गोपीनाथम, वहां बल्लूबन जाति के लोग, बल्लूबन जाति के लोग जैसा मैं समझता हूं ब्राह्मण और पंडित होंगे, क्योंकि जन्म कुंडली तैयार करने का काम वे लोग ही करते हैं। दक्षिण भारत में जन्म कुंडली तैयार करना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये बल्लूबन जाति के लोग गोपीनाथम गांव के आसपास जन्म कुंडली तैयार करते थे। तो एसटीएफ वालों को जब इस बात की जानकारी मिल गई, जन्म कुंडली मिल गई, तो अब बल्लूबन जाति का पता किया जाने लगा। मालूम यह हुआ कि ये जो जन्म कुंडली तैयार करने वाले लोग हैं, जब किसी बच्चे का जन्म किसी परिवार में होता था तो ये लोग उस घर में ही चले जाते थे और वहीं 2-3 हफ्ते रहते थे और वहीं रहकर इतनी लंबी जन्म कुंडली तैयार करते थे। जैसा मैंने बताया कि 125 पेज की जन्म जंत्री वीरप्पन की तैयार हुई। तो अब सवाल यह पैदा हुआ कि जो वीरप्पन की जन्म कुंडली है 1952 के जन्म की तारीख 18 जनवरी, उसे आखिर किस पंडित ने, मतलब किस बल्लूबन जाति के विद्वान ने तैयार किया था। तो अब एसटीएफ वालों ने, अब देखिए जन्म कुंडली पर भरोसा है कि वीरप्पन कब मरेगा, क्योंकि बार बार निराशा, बार बार झटका, बार बार हार मिली है। तो एसटीएफ वालों ने पता यह किया कि 1950 और 1960 के बीच में गोपीनाथम के पास बल्लूबन जाति की वे कौन से प्रसिद्ध लोग थे जो इस तरीके की जन्म कुंडली बनाया करते थे। तो जब एसटीएफ लगी तो उस व्यक्ति का पता चल गया जिसने जन्म कुंडली तैयार की थी, उसके परिवार का पता चला। उन लोगों ने जो उस पर लिखा हुआ था और जो लिखने का तरीका था, लिखावट थी, उसे पहचान लिया। तो अब यह तो बात प्रमाणित हो गई कि यह जन्म कुंडली जो है वो वीरप्पन की जन्म कुंडली है। लेकिन अब यह जन्म कुंडली कहती क्या है और किसी एक आदमी की विवेचना से भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो तमिलनाडु की एसटीएफ ने, जो तमिलनाडु प्रदेश में जन्म कुंडली की विवेचना करने वाले तमाम एक्सपर्ट थे, तमाम पंडित थे, उन्हें बुलवाया और उन्हें यह जन्म कुंडली दिखाई और कहा कि आप इसे विवेचित कीजिए, बताइए कि इसमें क्या क्या लिखा है। तो देखिए, जो अब वीरप्पन का सितारा पढ़ा जा रहा है, वीरप्पन की जो जन्म कुंडली पढ़ी जा रही है,
तो कहा जा रहा है कि मौत कई दफे आएगी, करीब आएगी, और पहली बार वीरप्पन का मौत से सामना 14 वर्ष की उम्र में होगा। और यदि वह 14 वर्ष की उम्र में बच गया, अब देखिए मौत का साल मतलब मौत की उम्र वीरप्पन की उम्र से जोड़कर एसटीएफ वाले पढ़ रहे हैं और पुराने घटनाक्रम को याद कर रहे हैं। तो कहा यह गया कि पहली बार मौत का सामना 14 साल की उम्र में होगा। यदि 14 साल में बच गया तो दूसरी बार मौत का सामना 19 साल में होगा, 19th ईयर्स में। और यदि 19 साल में भी बच गया तो फिर आगे यह 13 साल और जिंदा रहेगा, 32 साल में यह फिर मौत के करीब पहुंचेगा। यदि सितारों ने 32 साल में भी मौत को दूर धकेल दिया तो फिर 45वें साल में मौत इसके करीब आएगी, और 45वें साल में भी यह बच गया तो 55वें साल में मतलब 55 ईयर्स में मौत इसके करीब आएगी। मरेगा कि नहीं मरेगा यह सवाल है, लेकिन यदि यह 55 साल की उम्र में भी मर गया, इसके इर्द गिर्द मरा भी, तो यदि 55 साल में भी बच गया तो फिर यह 65वें साल में मौत के करीब पहुंचेगा, और यदि 65वें साल में भी बचा तो फिर यह 78 ईयर्स में अपनी मौत मरेगा। तो देखिए जो मौत हुई वो 55 साल के इर्द गिर्द ही हुई। तो ये वीरप्पन की कुंडली मौत का साल बता रही थी, और जब यह कुंडली पढ़ी जा रही थी तो 125 पेज की कुंडली में पेज नंबर 55 पर जो देखिए केस स्टडी है उसमें यह लिखा हुआ था कि वह अपने घर से भाग जाएगा। तो देखिए गोपीनाथम में वह अपने घर से भाग गया था कि वह अपने घर से भाग जाएगा और किसी दूसरे प्रदेश में रहते हुए बहुत समय गुजारेगा। तो यह भागा, इसने कर्नाटक में, केरल में, तमाम प्रदेशों में अपना समय गुजारा। तो यह पेज नंबर 55 पर लिखा था। आगे पेज नंबर 59 पर लिखा था कि उसे एक लंबा वनवासम, जिसे कहते हैं वन में रहना, जंगल में रहना, मिलेगा, जिसे आप वनवास भी कह सकते हैं। तो वीरप्पन की जिंदगी ही जंगल में कटी, वह तो जंगल में ही रहता रहा, और उसमें एक जगह यह भी लिखा था कि उसे राज्य दंडम मतलब राज्य की ओर से सजा मिलेगी। तो आपने देखा कि राज्य की ओर से सजा भी मिली, लेकिन आखिरी सजा मिलने के पहले उसने किस तरीके से तमिलनाडु, कर्नाटक, देश की पुलिस को छकाया, भगाया, हराया, यह भी आप जानते हैं। तो यह कुंडली विवेचित की जा रही थी, और इस कुंडली में यह भी लिखा था। अब जो कुंडली को पढ़ रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो बुलाए गए हैं, वह कह रहे हैं, और इससे मिलान भी हो रहा है, जो वीरप्पन का चाल चरित्र है, जो कदकाठी है। कुंडली में कहा गया कि वह लाल आंखों वाला अनफर होगा। यदि आपने वीरप्पन की तस्वीरें देखी होंगी तो आप वीरप्पन की आंखों में लाल कलर देखते होंगे। आपको हमने पिछले ही एपिसोड में सुनाया है कि अब वीरप्पन की आंख भी कमजोर हो गई है, उसे सख्त इलाज की जरूरत है, वह कम देख पा रहा है। जब चलता और फिरता है तो वह अपने गिरोह में सबसे पीछे रहता है, उसे टहनी और पैर का सहारा लेना होता है, उसे डॉक्टर से दिखाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत है। एम्बुलेंस मंगवाने के लिए उसने तमिल उग्रवादी संगठन के एक मुखिया को 2 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन वो चीट कर गया था। तो खैर, यह भी कहा गया कि वह नाशुक्रा होगा। कुंडली यह भी कह रही है कि वह स्वार्थी होगा। अब देखिए, स्वार्थी की परिभाषा अपने अपने तरीके से है। एसटीएफ वाले दुश्मन मान रहे हैं, वीरप्पन कह रहा है कि एसटीएफ सरकारी कुत्ता है। वीरप्पन ने अब जनाधार भी क्रिएट किया है, तो कहा जा रहा है कि स्वार्थी, तो वो स्वार्थी होगा। स्त्री गमनी होगा, मतलब स्त्री के प्रति उसका प्रेम होगा। तो देखिए, अपनी स्त्री के प्रति उसका प्रेम तो रहा, उसने जंगल में बुला लिया था तमाम खतरों को जानकर। लेकिन यदि हम वीरप्पन के बारे में और बहुत पढ़ते हैं तो देखिए, अभी आगे की कहानी भी आपको हम सुनाएंगे। वो प्रा स्त्री गमन करते हुए बहुत अब तक नहीं दिखा है, अब तक की कहानियों में। आगे की कहानी में क्या आएगा अभी हम नहीं बताएंगे। और जिसने गैंग के भीतर, कैंप के भीतर परा स्त्री गमन मतलब दूसरी औरतों के साथ व्यभिचार किया है, चाहे उसका अपना बेबी वीरप्पन ही क्यों ना हो,
बेबी वीरप्पन को उसने भगाया था, मारा नहीं था। यह बात सही है। बेबी वीरप्पन दूसरे तरीके से मारा गया, लालच और स्वार्थ में फंसकर मारा गया। एसटीएफ के मुखबिर के द्वारा मारा गया, जो वीरप्पन का ही पहले सहयोगी था। फिर एक बार उसने अपने कैंप पर एक और ऐसे व्यक्ति जो व्यभिचार में लगा था, उसे मौत की सजा दी थी, और उस मौत की सजा को उसने रिकॉर्ड किया था और उसे मीडिया में चलवाया था, यह कहकर कि बलात्कारी को मौत की सजा। तो वीरप्पन का फैसला क्या होता है? इसके साथ ही जो जन्म कुंडली की विवेचना कर रहे थे पंडित लोग, वे कह रहे थे कि ये टुच्चा, तो टुच्चा तो आप समझ ही सकते हैं, गरम मिजाज। गरम मिजाजी में वीरप्पन का कोई दूसरा आपको विकल्प दिखेगा ही नहीं। कितना गरम मिजाज, किस तरीके से वह सजा देता रहा। एहसान फरामोश। और जन्म कुंडली में यह भी लिखा गया कि बड़े बड़े लोग उसको ढूंढेंगे। तो आपने देखा ही अब तक कि बड़े बड़े लोग, जयललिता, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, भारत सरकार, बीएसएफ, सीआरपीएफ, क्या क्या नहीं, इंडियन एयरफोर्स, किसको किसको नहीं लगाया गया, इंटेलिजेंस, तो बड़े बड़े लोग ढूंढेंगे। और कुंडली में यह बात भी साफ साफ लिखी थी कि वह सरकार का दुश्मन होगा। तो सरकार का दुश्मन भी था। तो जब यह जन्म कुंडली पढ़ी गई और इसकी विवेचना की गई, तो एसटीएफ वाले जब कभी वीरप्पन से हारते, वीरप्पन भाग जाता, वीरप्पन बच जाता, तो 18 जनवरी 1952 से उसकी उम्र की गिनती करते। और जो मौत की साल बताई गई थी, 14, 19, 32, 45, ये सारे साल अब गुजर गए हैं। तो मौत का जो वक्त बताया गया है, जब वह वक्त आता तो लोगों में उत्साह रहता कि अच्छा, यह साल जो है इसका खराब है, राहु की चाल बिगड़ी हुई है, केतु की चाल है, मार्केस लगा है, ये तमाम जो पंडित कहते हैं, इस साल शनि की 7.5 शुरू हो गई है, ढैया शुरू हो गया, तमाम चीजें विवेचना की जाने लगी। के विजय कुमार साहब, जिन्होंने बाद में वीरप्पन को मारा, जब ये दोबारा एसटीएफ में आए, तो उन्हें भी इस बात की याद है कि जब वीरप्पन की कुंडली आई थी एसटीएफ के पास, तो जो इस तरीके की विवेचना में विश्वास करने वाले लोग थे, जिन्हें लगता था, और फिर लोगों को यह भी लगता था कि वह मंदिर भी बंद है जहां वीरप्पन ने कत्लेआम किया था। फिर गांव वालों ने उस मंदिर को बंद करा दिया था, क्योंकि वह मंदिर तब तक नहीं खुलने वाला है जब तक वीरप्पन की मौत की खबर नहीं आएगी। तो लोग उस मंदिर पर भी आस्था रखते कि वहां बैठे भगवान, उन्हें भी तो वीरप्पन को सजा देनी है। तो वीरप्पन को सजा मिलेगी, कैसे मिलेगी? वीरप्पन देखिए अब चाल भी घिरता जा रहा है। वीरप्पन देखिए, वीरप्पन का जो तंत्र है वह कमजोर होता जा रहा है। यदि वीरप्पन का तंत्र कमजोर न होता तो कोयम्बटूर जेल के भीतर से साठ गांठ कर एसटीएफ के एडीजी नटराजन और एसपी कानन ने जो व्यूह रचना रची, बस एक चिट्ठी के सहारे, यह भी समझने की और पढ़ने की कोशिश नहीं की गई कि जो लड़के आए हैं हिदायतुल्लाह, वह क्या सचमुच मधायन का भेजा हुआ है। वीरप्पन ने 21 दिनों तक अपने कैंप पे रखा। यह तो कहिए कि हिदायतुल्लाह ने पहले कभी खून नहीं किया था, वह कन्याकुमारी का छटा हुआ बदमाश था, लेकिन खून करने की लत नहीं लगी थी, और 5 वक्त का नवाजी था कि उसने पत्थर उठाकर भी वीरप्पन को नहीं मारा, क्योंकि इस दुविधा में फंस गया, इस द्वंद्व में फंस गया कि क्या निहत्थे किसी व्यक्ति को इस तरीके से मार देना ठीक है। लेकिन उसने यह भी सोचा था कि मार देने में बुराई क्या है, क्योंकि इसने भी तो कई निर्दोष लोगों की हत्याएं की है। लेकिन यह द्वंद्व उसे मारने को मजबूर नहीं कर पाया। जो एसटीएफ वाले हैं वे स्मरण करते हैं, यदि पहला प्लान जिसमें वन आई जैक वाले बदमाश को तलाशा गया था, जिसे बार बार खून करने की आदत थी, यदि उस ऑपरेशन में वह साथ होता तो फिर वीरप्पन का तो काम ही तमाम हो गया होता। खैर चलिए, वीरप्पन की कुंडली पढ़ ली गई है, और वीरप्पन की कुंडली मौत की तारीख, मौत का साल कुछ संकेत देती है। लेकिन वीरप्पन कहां रुकने वाला है? वीरप्पन अब एक और बड़ा अपहरण करने जा रहा है, या कर चुका है कहिए। और यह अपहरण कर्नाटक सरकार के एक पूर्व मंत्री का है,
और ये जो पूर्व मंत्री हैं वे बहुत पॉपुलर हैं और जिस तरीके से वीरप्पन अपहरण करता है वह हैरत अंगेज है। और जिस तरीके से वह उस पूर्व मंत्री को, अगवा पूर्व मंत्री को, देखिए जिनका अपहरण करता हुए इतने पॉपुलर हैं कि जब वीरप्पन उसे लेकर घूम रहा होता है तो वीरप्पन जिंदाबाद और उस मंत्री के नाम का भी जिंदाबाद होता है। पर उस पूर्व मंत्री की किस्मत राजकुमार की तरह नहीं है। तांडव वीरप्पन ने राजकुमार वाले अपहरण कांड से भी ज्यादा खतरनाक किया है। तो वह कहानी भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इसका ध्यान रखिएगा कि यदि कोई विशेष कहानी सुनाने बताने को कह रहे हैं तो उस कहानी की तारीख, साल, स्थान, मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का विवरण जरूर दीजिए। मुझे अपनी डायरी के पन्नों में तलाशने में मदद मिलेगी। जरूरत होने पर हम अपनी रिसर्च टीम को भी कहेंगे। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। कल मिलते हैं वीरप्पन की अगली कहानी के साथ जो बहुत ही खौफनाक है, कर्नाटक के पूर्व मंत्री के अपहरण की। और इस अपहरण कांड में वो सब तांडव हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सच ये भी है कि वीरप्पन अब खात्मे की ओर है। वह फंसता चला जा रहा है, बूढ़ा हो गया है, बीमार हो गया है, आंख भी परेशान किए हैं। तो कल की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, आप बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।